उनके सामने जो समुद्री जानवर की लाश थी वो करीब दर्जन भर मीटर लंबी थी। उसके शरीर पर नीले रंग की चमकदार स्केल्स थीं और छोटे तीखे दांत थे। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा सूजी हुई थीं, जिससे वो थोड़ा डरावना लग रहा था। लेकिन उसके चेहरे की सबसे खास बात थी उसके गालों के नीचे से निकली हुई दो टेढ़ी मेढ़ी सूंड जैसी दांतें। हन ली लाश के पास गया और उसे ध्यान से कई बार देखा। फिर उसकी आंखों में एक हल्की सी समझ की झलक आई। इसके बाद हान ली ने तलवार की एक रोशनी से उस समुद्री राक्षस की लाश को दो हिस्सों में काट दिया। उसने हाथ हिलाया और एक काले रंग की चीज़ उसकी हथेली में आ गई। हान ली ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे सूंघा और पाया कि उसमें एक अजीब सी तीखी बदबू थी, जिसमें हल्की सी फूलों जैसी खुशबू भी मिली हुई थी। हान ली ने वो चीज़ एक तरफ फेंकी और थोड़ा अजीब सा चेहरा बनाते हुए बड़बड़ाया, तो ये फ्रेग्रेंट टस्क बीस्ट है। फ्रेग्रेंट टस्क बीस्ट? जीलिंग चौंकी और उसने मेनिंग की तरफ देखा। दोनों के चेहरों पर उलझन की हल्की सी झलक थी, क्योंकि उन्होंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था। हान ली ने समझाते हुए कहा, ये बात तो सामान्य है कि तुम दोनों को ये समुद्री जानवर नहीं पता। ये जानवर स्कैटर्ड स्टार सीज में नहीं मिलते, ये सिर्फ इस अजीब समुद्री गहराई में पाए जाते हैं। जीलिंग ने गंभीरता से कहा, ब्रदर हान की बातों से लगता है कि उन्हें पहले से पता चल चुका है कि हम अब स्कैटर्ड स्टार सीज में नहीं हैं। हान ली ने समुद्र की सूनी सतह की तरफ एक नज़र डाली और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। सही कहा तुमने, अब हम स्कैटर्ड स्टार सीज में नहीं हैं। हालांकि मैं इससे पहले कभी यहाँ नहीं आया, लेकिन बहुत से लोगों से इसके बारे में सुना है। अगर मेरी समझ गलत नहीं है तो ये जगह शायद एंडलेस सीज है। फिर हान ली ने आसमान की ओर देखा और गहरी सोच में डूब गया। एंडलेस सीज? ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पहले ये नाम कभी नहीं सुना। जीलिंग ने खुद से बड़बड़ाते हुए मुस्कुराकर हल्के से पूछा, ब्रदर हान को शायद इस समुद्र के बारे में कुछ जानकारी है। क्या आप हम बहनों को इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? हान ली गहरी सोच से बाहर आया और सिर हिलाते हुए बोला, ज़रूर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा नाम है एंडलेस सीज यानी अंतहीन समुद्र। हेवनली साउथ रीजन में इसे एक ऐसा समुद्र माना जाता है जिसका कोई अंत नहीं है। हन ली ने फिर धीरे धीरे इसकी पुरानी कहानियाँ और सुनी सुनाई बातें बतानी शुरू की, और जैसे जैसे वो बोल रहा था उसके मन में छिपा एक पुराना सवाल धीरे धीरे ऊपर आने लगा, जो वो काफ़ी समय से दबाए हुए था। जीलिंग ने हैरानी भरे लहजे में कहा, ब्रदर हान की बातों से तो लग रहा है कि एंडलेस सीज दरअसल हेवनली साउथ रीजन के उत्तर में है, और यहाँ न तो जीवन के कोई संकेत हैं और न ही कोई द्वीप। हान ली ने अपनी नाक खुजाई और शांत लहजे में जवाब दिया, बिल्कुल सही, और यही बात हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी है। बिना द्वीपों के हम अपनी लोकेशन का अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। हमें ये भी नहीं पता कि हेवनली साउथ कॉन्टिनेंट से हम कितनी दूर हैं। ये सुनकर दोनों औरतों ने एक दूसरे की तरफ परेशानी भरी निगाहों से देखा। कुछ देर सोचने के बाद हान ली ने दृढ़ता से कहा, जो भी हो, हमें बिना देर किए दक्षिण की दिशा में उड़ना चाहिए और ज़मीन तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, इससे पहले कि हमारे पास मौजूद स्पिरिट स्टोन्स खत्म हो जाएं। उम्मीद है वो बहुत दूर नहीं होगी। जीलिंग ने भी हल्के अफसोस के साथ सहमति जताई। अगर यही रास्ता है तो बस यही दुआ है कि किस्मत हमारा साथ दे। मेई निंग ने भी चुपचाप उनकी बात मानी। इसके बाद तीनों ने दिशा तय की और तुरंत दक्षिण की तरफ उड़ चले। कुछ दिन बाद मेई निंग और जीलिंग पूरी तरह हन ली की समझदारी से प्रभावित हो गईं। पूरे सफर में उन्हें एक भी द्वीप नहीं मिला और समुद्र पूरी तरह छी से खाली था। और तो और यहाँ कोई डीमन बीस्ट भी नहीं था, सिर्फ डरावने समुद्री जानवर थे। इन दोनों औरतों को जब ये सब पहली बार पता चला तो वो हैरान रह गईं। शायद पहले साथ बिताए कठिन अनुभवों की वजह से अब तीनों एकदम अच्छे से तालमेल में रह रहे थे और सफर के दौरान बातचीत और मजाक भी कर लेते थे। हान ली भी इन दोनों खूबसूरत औरतों के साथ रहकर अपने दिल में कुछ हलचल महसूस करने लगा। लेकिन अब जब वो एंडलेस सीज में था तो उसे एक ठंडी आंखों वाली औरत का चेहरा याद आया, नांगोंग वन। वो मास्कड मून सेक्ट की एक कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर थी, लेकिन अब वो कहाँ गई थी किसी को नहीं पता। हन ली जब उसके बारे में सोचता तो उसके दिल में एक अजीब सी भावना उठती। पता नहीं वो लगाव था, मोह था या नाराजगी। ऐसा लगता जैसे उसके दिल में हजारों भावनाएं एक साथ घूम रही हों और वो समझ ही ना पा रहा हो कि असल में वो क्या महसूस कर रहा है। खैर, ये तीनों 4 महीने तक लगातार उड़ते रहे और फिर एक दिन उन्हें क्षितिज पर हरियाली की झलक दिखी। ये देखकर तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उनकी सबसे बड़ी चिंता दूर हो गई। वो तेजी से उस जमीन की ओर उड़ चले। हेवनली साउथ रीजन का सबसे उत्तरी राज्य था स्टेट ऑफ ची। यह हान ली के अपने देश स्टेट ऑफ यूए से लगभग 1/3 छोटा था और इसमें 7 प्रांत थे। उनमें से सबसे बड़ा था मेन प्रोविंस, जो एंडलेस सीज के बिल्कुल पास था। इस समय हन ली, मेई निंग और जीलिंग को मिन प्रोविंस के एक छोटे से शहर के एक रेस्टोरेंट के प्राइवेट कमरे में ले आया था। जीलिंग ने थोड़ा नखरे से हान ली की तरफ देखा और झूठी नाराजगी में बोली, तो ब्रदर हान, आप तो हेवनली साउथ रीजन से निकले,
आपने तो हमें बहुत परेशान किया अपनी पहचान छिपाकर। कुछ देर पहले हान ली ने अपनी पहचान के कुछ छोटे छोटे हिस्से उन्हें बताए थे, जिससे दोनों औरतें थोड़ा चौंक गई थीं। हालांकि हान ली की एंडलेस सीज की जानकारी देखकर वो पहले ही अंदाज़ा लगा चुकी थीं, तो बहुत बड़ा झटका नहीं लगा। हान ली ने हंसते हुए कहा, इसमें बताने जैसा क्या था, मैं तो बस यूं ही भागते भागते स्कैटर्ड स्टार सीज में पहुंच गया। मुझे भी नहीं लगा था कि इतनी जल्दी दोबारा हेवनली साउथ लौट आऊंगा। जीलिंग ने मुस्कुराते हुए मजाक में कहा, अब जब ब्रदर हान इस जमीन के पुराने बाशिंदे निकले तो आपको हम बहनों की अच्छी खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी। उसने अपनी असली सुंदरता छिपाने के लिए फिर से वही चेहरा बना लिया था जैसा हान ली से पहली बार मिलने पर था। लेकिन हान ली को फिर भी उसकी सुंदरता वैसे ही महसूस हो रही थी जैसे वो उसके भेस के पार देख सकता हो। हान ली हमसा, हा जरूर, लेकिन अब मेरा अपने सेक्स से कोई संबंध नहीं है। जब से मैं स्कैटर्ड स्टार सीज भागा था, अब मैं इस जमीन का कोई मालिक नहीं हूँ। फिर भी मैं तुम्हें एक खास चीज दूंगा, ये 2 जेड स्लिप्स जो मैंने खुद बनाए हैं। इनमें हेवनली साउथ की भाषा और लिपि सीखने का तरीका है, क्योंकि जब तक तुम स्कैटर्ड स्टार सीज वापस नहीं जा पाओगी तब तक ये भाषा सीख लेना बेहतर रहेगा। इससे भविष्य में तुम्हें काफी आसानी होगी। फिर हान ली ने 2 सफेद जेड स्लिप्स निकाली और उन्हें सौंप दिया। है बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर हान। जीलिंग पहले तो चौंकी, फिर मुस्कुराकर स्लिप ले ली। मेनिंग ने भी स्लिप लेकर चुपचाप धन्यवाद कहा। हान ली ने आगे कहा, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम दोनों के अपने अपने प्लान होंगे। मैं तो अब ये पता करने की तैयारी में हूँ कि पिछले कुछ 100 सालों में हेवनली साउथ रीजन में क्या हुआ है। उसके बाद मैं सिक्लूडेड कल्टीवेशन में चला जाऊंगा। मुझे लग रहा है कि मैं कोर फॉर्मेशन के अंतिम स्तर पर पहुंच चुका हूँ और अब नासेंट सोल बनाने की तैयारी करनी होगी। ये कहकर हान ली ने सामने रखी चाय की प्याली उठाई, एक घूंट लिया और फिर शांत चेहरा बनाकर दोनों औरतों की प्रतिक्रिया देखने लगा। थोड़ी देर सोचने के बाद जीलिंग की आंखों में हल्की चमक आई और उसने कहा, मैंने अभी अभी कोर बनाया है और मेरी कल्टीवेशन अभी स्थिर नहीं हुई है। मैं भी कोई केव ढूंढकर थोड़ा समय साधना में बिताऊंगी, फिर देखूंगी क्या करना है। मेनिंग, तुम क्या करने का सोच रही हो? कुछ पल चुप रहकर मेनिंग बोली, मैं नहीं जानती। मैं तो अभी मिड फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक ही पहुंची हूँ। मेरी एप्टीट्यूड को देखते हुए कोर फॉर्मेशन की उम्मीद बहुत कम है। जब तक कोई बहुत रेयर स्पिरिट मेडिसिन ना मिले या कोई हाई ग्रेड कल्टीवेटर मिल जाए जिससे मैं शादी कर लूँ, शायद पेयर कल्टीवेशन से मैं कोर बना सकूं। जीलिंग ने सिर हिलाते हुए मना किया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि किसी की कॉन्क्यूबाइन बनना अपमानजनक होगा? ये सही रास्ता नहीं है। हन ली ने भौहें सिकोड़ लीं, लेकिन कुछ नहीं कहा। जीलिंग आगे बोली, कॉन्क्यूबाइन बनना और कल्टीवेशन वेसल बनना लगभग एक ही जैसा है। अगर वो कल्टीवेटर बुरा निकला तो तुम्हें बस एक कल्टीवेशन वेसल की तरह इस्तेमाल करेगा। ये तरीका भरोसेमंद नहीं है। मेनिंग ने यह सुना तो चुपचाप अपने होंठ काटे और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। जीलिंग को मेनिंग का चेहरा देखकर कुछ याद आया। उसने अपना मुंह हाथ से छिपाकर हल्की सी हंसी के साथ कहा, अगर छोटी बहन पेयर कल्टीवेशन के लिए कॉन्क्यूबाइन बनना ही चाहती है तो कम से कम किसी भरोसेमंद इंसान को चुनना चाहिए, जैसे कि ब्रदर हन। मुझे लगता है वो कभी छोटी बहन के साथ गलत नहीं करेंगे। हान ली थोड़ी देर को चौंका, फिर ऐसे अपनी नाक खुजलाने लगा जैसे ये बात उससे जुड़ी ही ना हो। मेनिंग की आंखें एकदम बड़ी हो गईं और फिर उसका चेहरा लाल पड़ गया। वो चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गई, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जीलिंग की बातों से असहमत थी। आखिर हान ली की कल्टीवेशन कोर फॉर्मेशन के आखिरी स्तर पर थी और वो नेसेंट सोल बनाने की तैयारी कर रहा था। और मेनिंग ने उम्ब्रा रियल में ये खुद देखा था कि हान ली कोई लालची या बेरहम इंसान नहीं था। इसलिए इवन अगर वो उसकी डाउ कंपेनियन बनने के लायक नहीं थी तो भी हान ली की कॉन्क्यूबाइन बनने में उसे संतोष था। उसकी सुंदरता और कल्टीवेशन को देखते हुए किसी ताकतवर कल्टीवेटर से जुड़ना उसके लिए जरूरी था, वरना कल्टीवेशन की दुनिया में या तो उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता या फिर वो दूसरों के हाथों बुरी तरह पीड़ित होती। और अब जबकि उसका भाई भी नहीं रहा तो उसे अब खुद ही अपना सहारा बनना था। ऐसे में किसी बुरे हादसे की संभावना और बढ़ गई थी। जीलिंग की उन बातों के बाद उस रेस्टोरेंट के कमरे का माहौल एकदम भारी और गंभीर हो गया। हन ली के चुप रहने पर जीलिंग हल्की मुस्कान के साथ बोली, भाई हान, तुम्हारा मेनिंग से शादी करने के बारे में क्या ख्याल है? छोटी बहन मेनिंग की खूबसूरती इतनी ज्यादा है कि वो तुम्हारी एक कॉन्क्यूबाइन बनने लायक तो बिल्कुल है। ऐसा अच्छा रिश्ता खुद चलकर आया है, क्या तुम इसे मना करोगे? हान ली ने अनजाने में भौहें सिकोड़ लीं और फिर मेनिंग की खूबसूरत दमकती हुई सूरत की तरफ देखा। मेनिंग ने सिर झुकाया हुआ था। उसकी बर्फ जैसी गोरी गर्दन पर हल्की सी लाली दिखाई दे रही थी जो देखने में बड़ी भावुक लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जीलिंग के प्रस्ताव को चुपचाप मान लिया हो। हान ली ने शांत भाव से धीरे धीरे कहा, सिर्फ उसकी खूबसूरती को देखकर तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सिर्फ एक कॉन्क्यूबाइन बनने लायक है। वो तो डाउ कंपेनियन भी बन सकती है, लेकिन मैं बाकी कल्टीवेटर से अलग हूँ। मैंने अपनी जिंदगी अमृता के रास्ते को समर्पित कर दी है और मैं मर्द औरत के रिश्तों में आसानी से नहीं उलझ सकता।
मैं अकेला घूमने वाला हूँ और अक्सर खतरों से भरे हालातों से जूझता हूँ। ऐसे में मैं कॉन्क्यूबाइन कैसे रख सकता हूँ? अगर फ्री कल्टीवेटर में मेरे साथ चलेगी तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा, बल्कि उसे सिर्फ तकलीफों से भरे रास्ते पर ले जाएगा। हन ली की बात सुनकर मेनिंग का शरीर हल्का सा कांपा और उसकी लाली अचानक गायब हो गई। उसने सिर उठाया तो चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ा था। जैसे हन ली की इस साफ मना करने से जीलिंग को अच्छा नहीं लगा, वो थोड़ी खींचकर बोली, तो आखिर में भाई हान ने उसे ठुकरा ही दिया। लेकिन तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल कोर फॉर्मेशन के आखिरी स्टेज पर है। ऐसे में तुम्हें कौन सा खतरा है? नेसेंट सोल जैसे बड़े कल्टीवेटर को छोड़कर तुम्हारे लिए अब कौन चुनौती है? शायद तुम जल्द ही नासेंट सोल भी बना लोगे। उसके बाद तो सारी दुनिया तुम्हारे लिए खुली होगी। फिर तुम मेइनिंग की सुरक्षा क्यों नहीं कर सकोगे? हान ली ने सपाट लहजे में कहा, जीलिंग, तुम तो जानती हो, मैं मानता हूँ कि मैं अपने जैसे कल्टीवेटर्स से कुछ बेहतर हूँ, लेकिन मेरी किस्मत हमेशा ऐसे दुश्मनों से रही है जो मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। जब तक मैं नेसेंट सोल तक नहीं पहुंचता और खुद की रक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम नहीं हो जाता, तब तक मैं कॉन्क्यूबाइन रखने का सोच भी नहीं सकता। अगर उस वक्त मैं उसे बचा नहीं पाया तो उसके लिए बस दुखी रह जाएगा। जीलिंग ने भौहें चढ़ाईं, क्योंकि हान ली की बात सच्चाई पर आधारित थी और उसे हल्का सा ये भी लगा कि हान ली इस विषय पर थोड़ा नाराज हो गया है। उसने बस एक लंबी सांस ली और फिर इस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाया। कुछ देर बाद मेनिंग ने अपना संयम वापस पाया, होंठों को दबाते हुए हान ली की तरफ देखा और पूछा, तो भाई हान ने मुझे इसीलिए नहीं ठुकराया क्योंकि मैं उन्हें पसंद नहीं हूं, तो क्या आप नासेंट सोल स्टेज में पहुंचने के बाद मुझे अपनाओगे? हान ली ने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, नासेंट सोल स्टेज? मुझे खुद भरोसा नहीं है कि मैं नासेंट सोल बना भी पाऊंगा या नहीं, और अगर बना भी लिया तो ये कब होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। 100 साल भी लग सकते हैं। क्या फ्री कल्टीवेटर मेनिंग 100 साल तक किसी अनिश्चित इंतजार के लिए तैयार है? मेनिंग के चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दी और वो कोई जवाब नहीं दे पाई। एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर के लिए 30 साल भी बहुत होते हैं, 100 साल तो नामुमकिन है। हान ली वाकई पैर कल्टीवेशन के लिए एक अच्छा साथी था, लेकिन इतने लंबे इंतजार के लिए उसके पास समय नहीं था। आखिरकार कल्टीवेशन की दुनिया बड़ी ही बेरहम थी। हालांकि मेनिंग ने हान ली के साथ थोड़े समय में उसे पसंद करना शुरू किया था, लेकिन वो अभी इतनी मोहब्बत में नहीं थी कि सब कुछ भूल जाए। उसके इस झिझक को देखकर हान ली ने बस अंदर ही अंदर एक लंबी सांस ली और फिर 2 छोटी बोतलें मेज पर रख दी और उनकी तरफ धकेल दिया। हान ली ने धीरे धीरे कहा, ये कुछ कल्टीवेशन पिल्स हैं जो मैंने डीमन कोर्स से बनाए हैं। किसी पुरुष के साथ पैर कल्टीवेशन करने से अच्छा है कि तुम खुद मेहनत से कल्टीवेशन करो। शायद तुम भी जीलिंग की तरह एक दिन गोल्डन कोर बना लो। क्योंकि ये पिल्स फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट वाले कल्टीवेटर्स के लिए थीं, इसलिए अब हान ली के लिए बेकार हो चुकी थीं। लेकिन मेनिंग ने उसे ट्रांसिएंट स्पिरिट छी दी थी और ये पिल्स देकर वो उस एहसान का बदला चुका रहा था। अब उसे इस बात को लेकर कोई पछतावा नहीं रहना था। डीमन कोर्स से बनी मेडिसिन पिल्स? मेनिंग ये सुनकर चौंक गई और अनजाने में एक बोतल की तरफ हाथ बढ़ा दिया। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, एक तेज और खुशबूदार सुगंध कमरे में फैल गई। ये तो टॉप ग्रेड मेडिसिन पिल्स हैं। वो फिर हान ली को आश्चर्य और उलझन में देखकर बोली, मानो कुछ समझ नहीं पा रही हो। अम्ब्रा रेल्म में हान ली ने उसके साथ लगभग बेरुखी का बर्ताव किया, फिर भी कॉन्क्यूबाइन बनने की उसकी बात को ठुकरा दिया, और अब वो इतनी कीमती पिल्स भी दे रहा था। जीलिंग ने भी इन पिल्स को देखकर थोड़ी हैरानी दिखाई, लेकिन फिर हंसते हुए बोली, हे भाई हान, वाकई बहुत दरिया दिल हैं। जब फ्री कल्टीवेटर हान ने खुद ये कहा है तो छोटी बहन को इन्हें रख लेना चाहिए। क्या पता कुछ और पिल्स मिलें और तुम सच में कोर फॉर्मेशन तक पहुंच जाओ, फिर हम दोनों बहनें मिलकर खुलकर घूम सकेंगी। मेनिंग ने हान ली की तरफ जटिल भाव से देखा और धीरे से धन्यवाद कहा। फिर वो छोटी बोतलें अपनी स्टोरेज पाउच में रख लीं। हान ली ने हल्की सी मुस्कान दी और फिर खिड़की की तरफ मुड़कर नीचे शहर की गलियों को देखने लगा। नीचे हर तरफ चहल पहल थी, जो हान ली को कोई भूला बिसरा पुराना मंजर याद दिला रही थी। उसकी मुस्कान धीरे धीरे एक लंबी सांस में बदल गई। हान ली के चेहरे पर यह भाव देखकर जीलिंग और मेनिंग ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा। नान प्रोविंस ची राज्य के पश्चिम में स्थित थी। ये इलाका बहुत पेचीदा था। कई पहाड़, जंगल और दलदली जमीनें थीं। इन इलाकों में अक्सर जहरीली गैसें घूमती रहती थीं। इस वजह से यहाँ के गांवों को जोड़ने वाले मुख्य रास्ते बहुत कम थे और कोई भी बिना जरूरत के इन जंगली इलाकों में नहीं जाता था। पहाड़ों में खतरनाक जानवर रहते थे जिससे लोग दूर ही रहते थे, लेकिन इसी वजह से यहाँ बहुत सारी दुर्लभ जड़ी बूटियां और जानवर मिलते थे, जिससे कल्टीवेटर्स को बहुत फायदा होता था। देश के ज्यादातर कल्टीवेटर्स इसी प्रांत में बसे हुए थे। कुछ ताकतवर सेक्ट्स ने तो इन जगहों को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था, जहाँ ज्यादा स्पिरिचुअल छी मिलती थी। ड्रीम क्लाउड माउंटेन्स इस प्रदेश का एक खास इलाका था, जो हेवनली साउथ में सेक्रेड स्पिरिट वेन्स की वजह से जाना जाता था। इन्हीं स्पिरिट वेन्स में उगता था एक लेजेंडरी पेड़, स्पिरिट वेल ट्री, जो 3 डिवाइन वुड्स में से आखिरी था। यहाँ की लोकल पावर्स इस पेड़ को हेवन लाइटनिंग बैम्बू और सोल नर्चरिंग वुड से भी ज्यादा अहमियत देती थीं।
क्योंकि ये पेड़ हर 200 साल में एक खास तरल पैदा करता था जिसे वाइन नेक्टर कहा जाता था। ये तरल सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे रिफाइन करके बहुत ही शक्तिशाली स्पिरिचुअल मेडिसिन्स बनाई जाती थीं। इन्हीं में से एक थी स्पिरिट टेम्परिंग पिल। स्पिरिट टेम्परिंग पिल को सोल पैसिफाइंग पिल भी कहा जाता था। ये न सिर्फ किसी की कल्टीवेशन को थोड़ा बढ़ा देती थी, बल्कि इंसान के मन को मजबूत करती थी, सोल को शांत करती थी और अंदर के डीमंस को दबा देती थी। नेसेंट सोल बनाना कोर बनाने से कहीं ज़्यादा कठिन था। इसमें लक और गहरी कल्टीवेशन के साथ साथ इल्यूजन्स और इनर डीमंस से भी लड़ना होता था। कोर को नेसेंट सोल में बदलना असल में एक मानसिक परीक्षा होती थी। ड्रीम क्लाउड माउंटेन्स की इन स्पिरिट वेन्स और वहां मौजूद गहराई से भरी स्पिरिचुअल छी की वजह से कई सेक्ट्स ने यहां बेस बनाने की कोशिश की, लेकिन लगातार लड़ाई और चालबाजियों के बाद इस जगह पर 3 सेक्ट्स का गठबंधन बन चुका था। एंशिएंट सोर्ड सेक्ट, ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट और 100 पॉसिबिलिटीज पेविलियन। इन तीनों शक्तिशाली सेक्ट्स के एक साथ आने से बाकी सेक्ट्स को उम्मीद छोड़नी पड़ी थी। ड्रीम क्लाउड माउंटेन्स की एक चोटी पर हान ली सीढ़ियों पर बैठा हुआ इन पहाड़ों के बारे में मिली जानकारी के बारे में सोच रहा था और आसपास का माहौल देख रहा था। कुछ जवान लड़के लड़कियां पहाड़ी रास्तों पर चुपचाप चल रहे थे। उनके चेहरों पर उत्साह साफ दिख रहा था। हान ली ने यह देखा तो हल्की मुस्कान दी। ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट आने वाले कुछ दिनों में नए डिसाइपल्स को भर्ती करने वाला था और ये 6 कंडेंसेशन वाले युवा बड़े ही जोश में थे। हनली पिछले आधे महीने से यहीं था तो उसे ये बात पता थी। ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट की मशहूर पिल कंकॉक्शन टेक्निक भी उसकी वजह थी यहाँ इन्फिल्ट्रेट करने की, लेकिन वो अंदर एक कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण छी कंडेंसेशन कल्टीवेटर बनकर जाएगा। जब तक कोई मिड नेसेंट सोल कल्टीवेटर उसे ध्यान से नहीं देखे, तब तक कोई भी उसकी असली पहचान नहीं जान पाएगा। ये सब उस नामहीन छी रिस्ट्रेनिंग इनकैंटेशन की वजह से मुमकिन हो पाया था और इसी वजह से हान ली को अपना प्लान पूरा करने का भरोसा था। जब उसे जीलिंग और मेनिंग से विदा लेते हुए लम्हा याद आया तो वो हल्के से मुस्कुराया और फिर खुद पर हंस पड़ा। उसका प्लान था कि वो किसी शांत जगह पर जाकर अपना केव रेजिडेंस बनाए और कुछ मेडिसिन पिल्स खाकर कोर फॉर्मेशन स्टेज के आखिरी छोर तक पहुंचे। ट्रांजिएंट स्पिरिट छी ने उसकी कल्टीवेशन में थोड़ी मदद तो की थी, लेकिन उसे फॉल्स नेसेंट स्टेज में पहुंचाने के लिए काफ़ी नहीं थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी और उसके सारे प्लान पलट गए। जब उसने एक मेडिसिन पिल खाई तो उसे हैरानी हुई कि उसका उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। चाहे वो ग्रेड 6 डीमन बीस्ट पिल्स हों या ग्रेड 7, सभी पिल्स उसके लिए बेअसर हो चुकी थीं। वो पूरी तरह से परेशान और हैरान रह गया। हान ली को पहले से ही ये एहसास था कि दवाइयों का असर एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। हाँ, ये पिल्स कल्टीवेशन को तेजी से बढ़ाने में मदद करती हैं, लेकिन इनमें भी अपनी कमजोरियां होती हैं। एक बार जब किसी की मैजिक पावर एक खास स्तर पर पहुंच जाती है तो पुरानी दवाइयों में वो ताकत नहीं बचती जो पहले हुआ करती थी। ऊपर से रेनबो बीड्स की असर से हान ली के मेरिडियंस शुद्ध हो चुके थे और उसकी मैजिक पावर भी लगातार बढ़ रही थी। अब वो एक बार में पहले से ज्यादा स्पिरिचुअल पावर अब्सॉर्ब कर सकता था। इस वजह से उसकी हेवन अर्थ स्पिरिचुअल छी खींचने की रफ्तार भी अब पिल्स से अब्सॉर्ब करने के बराबर हो गई थी। यही वजह थी कि अब दवाइयां पहले जैसा असर नहीं कर रही थीं। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेवल की कितनी भी पिल्स हान ली खा ले, कोई फायदा नहीं होने वाला था। लेकिन इस बार की परेशानी सिर्फ शरीर की वजह से नहीं थी। असल में हान ली अलग अलग दुनियाओं से गुजरा था। ये बात उसने खुद भी नहीं सोची थी। उसके पास जेड स्लिप्स और एक नेसेंट सोल कल्टीवेटर के अनुभव की जानकारी थी, जिसमें लिखा था कि ग्रेड 6 डीमन कोर्स अब बेअसर हो सकते हैं, लेकिन ग्रेड 7 डीमन कोर से बनी दवाइयां नेसेंट सोल बनने से पहले तक असरदार रहती हैं। मगर अब वो भी बेअसर हो चुकी थीं। थोड़ी सोच विचार के बाद हान ली को मानना पड़ा कि अब दवाइयों ने उस पर असर करना बंद कर दिया है। एक बार फिर से उसे लग रहा था कि शायद ये सब फंग शी की जेड फायर वाइन और मेनिंग की ट्रांजिएंट स्पिरिट छी की वजह से भी हो सकता है। एक चीज़ इंसानों के लिए बनी ही नहीं थी और दूसरी को दुनिया की 7 सबसे शुद्ध स्पिरिचुअल छी में गिना जाता है। ऐसे में अगर इसका कोई साइड इफेक्ट हो तो उसमें हैरानी की कोई बात नहीं। अब जब ये सब हो ही चुका था तो हान ली ने तय किया कि वो इसके पीछे की वजह तलाशने में समय बर्बाद नहीं करेगा, क्योंकि अब कुछ बदलने वाला नहीं था। वो बेकार की कोशिश में अपनी ताकत नहीं झोंकना चाहता था। इसके बजाय उसने आगे की योजना बनानी शुरू की। उसके पास अभी भी एक ग्रेड 8 फ्लड ड्रैगन का डीमन कोर था, लेकिन ये इतना कीमती था कि उसे दवा में बदलने का खतरा लेना बेवकूफ़ी होती। उसमें फेलियर का खतरा बहुत ज़्यादा था और अगर कामयाब भी हो गया तो मुश्किल से 1-2 पिल्स ही बनती और वो भी उसे फॉल्स नेसेंट स्टेज तक नहीं पहुंचा सकती। इसीलिए अब उसका एक ही रास्ता था, धीरे धीरे मेहनत करके खुद ही अपनी मैजिक पावर को बढ़ाना, जैसे बाकी कल्टीवेटर्स करते हैं। ये तरीका बहुत धीमा था और हान ली ने बहुत लंबे समय से इतनी धीमी रफ्तार से कल्टीवेशन नहीं की थी। ये सोचते ही हान ली के चेहरे पर एक कड़वा सा मुस्कान आ गया। फिर भी उसे तसल्ली थी कि वो अब कोर फॉर्मेशन स्टेज के आखिरी पड़ाव के काफ़ी करीब था।
अगर उसे किसी ऐसे स्थान पर बहुत सारा स्पिरिचुअल छी मिल जाए तो वो सिर्फ 10 साल की मेहनत में अपना मकसद पूरा कर सकता था। लेकिन अगर उसने किसी ऐसे इलाके में कल्टीवेशन की जहां स्पिरिचुअल छी बहुत कम हो तो यही सफ़र कई गुना लंबा हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। अब बात स्पिरिट वेन्स की हो तो हेवनली साउथ रीजन और स्कैटर्ड स्टार सीज में जमीन आसमान का फर्क है। स्कैटर्ड स्टार सीज में हजारों टापू हैं, ज्यादा लोग नहीं हैं और बहुत सारी जमीन खाली है। वहाँ कई ऐसे आइलैंड्स हैं जिनमें स्पिरिट वेन्स भी मौजूद हैं और कोई उन्हें कब्जा करने वाला नहीं। इसके उलट हेवनली साउथ में जमीन पहले से तय है और लोग बहुत ज्यादा हैं। हालांकि इलाका बहुत बड़ा है, लेकिन जितनी भी अच्छी स्पिरिट वेन्स थीं वो पहले ही अलग अलग सेक्ट्स और कल्टीवेटर क्लान्स ने कब्जा ली थीं। यहाँ तक कि जिन जगहों में बहुत कम स्पिरिचुअल छी थी वहाँ भी पहले ही फ्री कल्टीवेटर्स बस चुके हैं। अब वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो हान ली के काम का हो। अगर सिर्फ कल्टीवेशन की ज़रूरतों की बात करें तो हेवनली साउथ रीजन स्कैटर्ड स्टार सीज से बहुत पीछे है। अब इस हालात में अगर हान ली को अपनी कल्टीवेशन जारी रखनी है तो या तो उसे किसी सेक्ट या कल्टीवेटर क्लैन में चुपके से घुसना होगा। उसके पास अब इतनी ताकत थी कि वो किसी भी छोटे सेक्ट या क्लैन से ज़बरदस्ती उनकी स्पिरिट वेन्स छीन सकता था, लेकिन उसे डर था कि ऐसा करने से वो फिर से किसी नेसेंट सोल कल्टीवेटर की नज़र में आ जाएगा। हान ली अब और किसी नासेंट सोल एक्सेंट्रिक से पीछा नहीं करवाना चाहता था, वो बस शांति से अपनी नेसेंट सोल बनाना चाहता था। कल्टीवेटर क्लैन्स का ख्याल आते ही उसने इस सोच को झटक दिया, क्योंकि कौन सा क्लैन इतनी ताकत रखता है कि किसी बेहतरीन स्पिरिट वेन पर कब्जा कर सके? कोई भी नहीं। और ऊपर से कोई भी क्लैन किसी आउटसाइडर को आसानी से अंदर नहीं घुसने देता। लेकिन सेक्ट्स की बात अलग होती है, खासकर बड़े सेक्ट्स की। वो ना सिर्फ सबसे अच्छी स्पिरिट वेन्स पर कब्जा करते हैं, बल्कि उनके पास हाई ग्रेड कल्टीवेटर्स भी होते हैं। अगर कुछ गड़बड़ भी होती है तो हानली को अपनी असली ताकत दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो आसानी से वहाँ शांति से कल्टीवेट कर पाएगा। और एक बार जब हानली अपनी नेसेंट सोल बना लेगा तब उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होगी। तब तो बड़े बड़े सेक्ट्स खुद उसे अपने पास बुलाने के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। आखिर कौन बेवकूफ़ होगा जो किसी नेसेंट सोल कल्टीवेटर को दुश्मन बनाएगा? ये सब सोचकर हानली को ड्रीम क्लाउड माउंटेन की सेक्रेट स्पिरिट वेन्स याद आ गईं, जो पूरे हेवनली साउथ रीजन में मशहूर थीं। वहाँ के 3 बड़े सेक्ट्स जो उन स्पिरिट वेन्स पर कब्जा किए बैठे थे हानली के निशाने पर आ गए। अब जब हानली ने तय कर लिया था कि उसे किसी सेक्ट में शामिल होना है तो जाहिर है वो पहले उन तीनों सेक्ट्स की खासियतें और कमजोरियां अच्छी तरह से समझना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो ये सब शुरू करता, हानली ने एक छोटे से मार्केट सिटी में जाकर हेवनली साउथ रीजन की बीते 100 सालों की पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली। हानली जब उन 2 बहनों से अलग हुआ था तो उसने उनके साथ थोड़ी बहुत जानकारी बांटी थी। क्योंकि वो दोनों इस इलाके की रहने वाली नहीं थीं, इसलिए उन्हें यहाँ की ताकतों और हालात के बारे में जानने की बहुत दिलचस्पी थी। हेवनली साउथ रीजन की सत्ता में अब बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। अब हेवनली साउथ के 9 देशों को डेविल डाओ, राइचस डाओ, हेवनली डाओ अलायंस और 9 नेशंस यूनियन ने आपस में बांट लिया था। अब कोई एक शक्ति किसी राज्य पर अकेले कब्जा नहीं रखती। पहले हान ली को सिर्फ राइचस डाओ, डेविलिश डाओ और 9 नेशंस यूनियन के बारे में पता था। लेकिन जब वह स्कैटर्ड स्टार सीज में था तब हेवनली डाओ अलायंस नाम की एक नई ताकत उभरी थी। इसमें 10 से ज़्यादा देशों के कल्टीवेटर्स शामिल हुए थे ताकि राइचस और डेविल डाओ के खिलाफ मिलकर खड़े हो सकें। हालांकि वो आकार में ज़्यादा बड़े हो गए थे, लेकिन अगर राइचस और डेविल डाओ साथ मिल जाए तो हेवनली डाओ अलायंस उनका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन एक तरह की अनकही समझ थी कि ये ताकतें एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देंगी और बस अपने आसपास के देशों को कब्जा करके अपना विस्तार करती रहेंगी। फिर भी ये ताकतें एक दूसरे को दुश्मन मानती थीं और कभी भी सच्चा गठबंधन नहीं कर सकती थीं। इस बीच आपस में नई जमीनों के बंटवारे को लेकर अंदरूनी झगड़े भी शुरू हो गए। किसी को भी हेवनली डाओ अलायंस से लड़ने की फुर्सत नहीं थी। वैसे भी हेवनली डाओ अलायंस कोई बहुत संगठित संगठन नहीं था। राइचस और डेविल डाओ का दखल न लेना ही उनके लिए बेहतर था। शायद उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो खुद से हमला कर सकें। इस तरह तीनों बड़ी ताकतों के बीच एक संतुलन बन गया। असल में बीते 100 सालों की शांति का एक बड़ा कारण 9 नेशंस यूनियन भी था। उन्होंने राइचस और डेविल डाओ की वजह से बेघर हुए कई कल्टीवेशन सेक्ट्स और फ्री कल्टीवेटर्स को अपने में शामिल कर लिया। इसमें 7 सेक्ट्स ऑफ यूए भी शामिल थे। इससे उनकी ताकत काफ़ी बढ़ गई। उन्हें लगा कि अब वो मूलन प्लेन्स के स्पेल वॉरियर्स को हरा देंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जब जंग शुरू होगी तो 2 और जनजातियों की सेनाएं मूलन की मदद के लिए आ जाएंगी। स्पेल वॉरियर्स की तादाद अचानक बहुत ज़्यादा हो गई। इससे दोनों ओर भयंकर युद्ध छिड़ गया जिसमें हजारों लोग मारे गए। फिर भी 9 नेशंस यूनियन को हार का सामना करना पड़ा और उनकी कुछ ज़मीन भी चली गई। अब मजबूरी में 9 नेशंस यूनियन ने डेविल डाओ, राइचस डाओ और हेवनली डाओ अलायंस से मदद मांगी और धमकी दी कि अगर वो मदद नहीं करेंगे तो वो भी पीछे हट जाएंगे और मूलान के स्पेल वॉरियर्स को उनकी ज़मीन में घुसने देंगे।
ये सुनते ही तीनों ताकतों ने चाहे अनमने मन से ही सही, लेकिन अपनी सेनाएं भेज दी, क्योंकि वो जानते थे अगर 9 नेशंस यूनियन हट गया तो मुलान का हमला उन्हें भी झेलना पड़ेगा। इस मदद से 9 नेशंस यूनियन को एक बड़ी जीत मिली। हजारों कल्टीवेटर्स मारे गए, लेकिन उन्होंने मुलान के हमलों का डटकर सामना किया और फिर से मजबूत हो गए। अब 9 नेशंस यूनियन ने चतुराई से तीनों ताकतों से बारी बारी से मदद भेजने की मांग रखी, वरना वो भी चुपचाप बैठ जाते और मुलान को खुला मैदान दे देते। काफ़ी बातचीत के बाद चारों शक्तियां एक समझौते पर पहुंची। इसमें 9 नेशंस यूनियन को मुख्य भूमिका मिली और बाकी 3 ताकतें उसकी अधीनता में आकर मुलान से लड़ने के लिए तैयार हो गईं। इस समझौते की वजह से डेविल और राइचियस डाओ ने पिछले 100 सालों से आपस में कोई जंग नहीं की, क्योंकि मुलान का डर सबके सिर पर था। जहां तक स्टेट ऑफ शी और उसके 2 पड़ोसी देशों की बात है, वो हेवनली डाओ अलायंस के हिस्से में आते हैं। एंशिएंट सोर्ड सेक्ट, ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट और 100 पॉसिबिलिटीज पेविलियन इस अलायंस के मुख्य सेक्ट्स हैं। 3 संप्रदाय थे जो सेक्रेड स्पिरिट वेन्स को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन हान ली के लिए सबसे बेहतर विकल्प ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट नहीं बल्कि 100 पॉसिबिलिटीज सेक्ट था, जो टूल रिफाइनमेंट के लिए काफी मशहूर था। हान ली का असली मकसद था एक अच्छा कल्टीवेशन करने की जगह खोजना, लेकिन साथ ही 100 पॉसिबिलिटीज सेक्ट के शिष्य हर तरह के मैजिक टूल्स को रिफाइन करने में माहिर थे। सुना तो ये भी गया था कि उनके पास पीक ग्रेड मैजिक ट्रेजर्स को रिफाइन करने की टेक्निक भी मौजूद है। ऐसे खजानों की बात सुनकर हान ली का दिल भी मचल गया, लेकिन अफसोस ये संप्रदाय उसी तरह डिसाइपल्स को चुनता था जैसे स्टेट ऑफ यूए के 7 सेक्ट्स करते थे। ज्यादातर कल्टीवेशन क्लान्स से ही भर्ती होती थी और आउटसाइडर्स को बहुत मुश्किल से ही मौका मिलता था। ऊपर से इस सेक्ट के अंदर जो 5 सबसे ताकतवर कल्टीवेटर क्लान्स थे, उन्होंने ड्रीम क्लाउड माउंटेन के पश्चिमी हिस्से की स्पिरिट वेन्स पर अपना पूरा कब्जा कर रखा था। इन 2 वजहों से हान ली को थोड़ा अफसोस के साथ इस संप्रदाय को छोड़ने का फैसला करना पड़ा। अब एंशिएंट सोर्ड सेक्ट की बात करें, नाम से ही पता चलता है कि ये सेक्ट सोर्ड कंट्रोलिंग टेक्निक्स में एक्सपर्ट है। इनके सभी मैजिक टूल्स और मैजिक ट्रेजर्स तलवारों के ही अलग अलग रूप होते हैं, और इनका सबसे ताकतवर कला ट्रू एब्सोल्यूट सोर्ड आर्ट्स इतना तेज और घातक है कि पूरे देश में मशहूर है। एंशिएंट सोर्ड सेक्ट सिर्फ कल्टीवेटर क्लैंस से नहीं बल्कि यंग फ्री कल्टीवेटर्स को भी मौका देता है, लेकिन इसमें एक शर्त है, तुम्हारी एप्टीट्यूड उनकी तलवारों की कला के साथ मेल खानी चाहिए, वरना तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो अंदर नहीं जा पाओगे। इसी वजह से बाकी 2 संप्रदायों के मुकाबले इसमें डिसाइपल्स कम हैं। भले ही वे बार बार लोगों को भर्ती करते हैं, पर उनकी गजब की ताकतवर तकनीकों की वजह से एंशिएंट सोर्ड सेक्ट बाकी दोनों से सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है, और ड्रीम क्लाउड माउंटेन की मुख्य स्पिरिट वेन भी उसी के पास है। अब आता है ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट। ये सेक्ट वेपन रिफाइनमेंट के लिए नहीं बल्कि पिल कंकॉक्शन के लिए जाना जाता है। इनकी सबसे मशहूर दवा स्पिरिट टेम्परिंग पिल सिर्फ कुछ ही एल्डर्स बना सकते हैं। भले ही ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट की ताकत बाकी 2 सेक्ट से थोड़ी कम हो, फिर भी इसके पास ड्रीम क्लाउड माउंटेन के पूर्वी हिस्से की स्पिरिट वेन है। और इसकी एक खास बात यह है कि ये सेक्ट सबसे ज्यादा डिसाइपल्स भर्ती करता है और उनकी शर्तें भी सबसे कम सख्त हैं। इस सेक्ट में आने के लिए सिर्फ 2 चीजें जरूरी हैं, या तो तुम्हारे पास अच्छे स्पिरिचुअल रूट्स होने चाहिए जिससे तुम आगे ग्रो कर सको, या फिर अगर एप्टीट्यूड कम है तो कम से कम तुम्हारी कल्टीवेशन काफ़ी ऊंचे स्तर की होनी चाहिए। ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट में कई तरह की विद्या सिखाई जाती है, सिर्फ पिल कंकॉक्शन ही नहीं, और इन सबको चलाने के लिए उन्हें बहुत सारे लो लेवल कल्टीवेटर्स की ज़रूरत होती है। इसलिए बहुत सारे ऐसे फ्री कल्टीवेटर्स जो ची कंडेंसेशन में हैं और जिनकी एप्टीट्यूड ज़्यादा नहीं है, वो जानते हैं कि सेक्ट में घुसने के बाद उनका कोई ज़्यादा उज्ज्वल भविष्य नहीं होगा, वो हमेशा लो ग्रेड डिसाइपल्स ही बने रहेंगे। लेकिन फिर भी वे हान ली की तरह सोचते हैं कि बड़े संप्रदाय की छत्रछाया में रहना ही काफ़ी फायदेमंद है, और इसी सोच के साथ वो भारी तादाद में ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट में भर्ती होने आते हैं। आसान भर्ती नीति और स्पिरिट टेम्परिंग पिल जैसी दवा के लालच में ये सेक्ट हान ली के लिए सबसे बढ़िया जगह थी अंदर घुसने के लिए। थोड़ी हिचकिचाहट के बावजूद हान ली ने कुछ और जानकारियां जुटाई। पता चला कि सेक्ट जल्द ही नए डिसाइपल्स ले रहा है। बस फिर क्या था, हान ली ने अपनी तैयारियां की और बिना किसी को कुछ बताए उन 2 औरतों से विदा लेकर वहां से निकल पड़ा। जैसे जैसे भर्ती का दिन करीब आया, कई ची कंडेंसेशन कल्टीवेटर्स मुख्य रास्ते पर इकट्ठा होने लगे। हान ली भी अपने पहाड़ से यह सब देखता हुआ नीचे उतरा और उनके साथ शामिल हो गया। पता नहीं हान ली धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन 2 घंटे बीत गए और रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। असल में ये रास्ता बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन रास्ते में कुछ हल्के फुल्के इल्यूजन टेक्निक्स लगाए गए थे ताकि जो कल्टीवेटर्स ज़्यादा अधीर हों वो बीच में ही लौट जाएं। ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट की नीति भले ही आसान थी, लेकिन इस तरह से वे छांट लेते थे कि कौन वाकई में गंभीर है और कौन सिर्फ किस्मत आजमाने आया है। हान ली के आगे जो कल्टीवेटर्स चल रहे थे उन्हें कुछ अजीब सा लगा। वो आपस में बात करने लगे और शायद उन्हें समझ आ गया कि क्या चल रहा है, इसीलिए वो बिना रुके चलते रहे। हान ली उन सबसे अलग थलग अपने रास्ते चलता रहा, उन्हें अनदेखा करते हुए। 1 घंटे और बीत गए।
तब जाकर रास्ते के अंत में नीली सीढ़ियां नजर आईं। सभी कल्टीवेटर्स खुशी से आगे बढ़े और चढ़ने लगे। हान ली भी शांत भाव से सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर पहुंचा। ऊपर एक बहुत बड़ा सफेद चबूतरा था जो लगभग 400 मीटर चौड़ा था। वहां सिर्फ एक छोटा सा दिखने वाला पवेलियन था। चारों तरफ अलग अलग कपड़ों में कल्टीवेटर्स के झुंड बैठे हुए थे, लेकिन कोई भी पवेलियन के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हान ली ने अंदर ही अंदर हल्की सी हंसी दी। जहां बाकी 6 कंडेंसेशन कल्टीवेटर्स कुछ नहीं देख पा रहे थे, हान ली ने अपनी स्पिरिचुअल सेंस से इल्यूजन फॉर्मेशन को भेद लिया था। असल में वो छोटा सा पवेलियन 100 मीटर ऊंचा सफेद जेड टावर था और उसके ऊपर टंगी थी एक तख्ती जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था इल्यूजरी क्लाउड हॉल। उस तख्ती के नीचे 3 लोग खड़े थे जो नीचे बैठे 6 कंडेंसेशन कल्टीवेटर्स को देख रहे थे और आपस में कुछ बात कर रहे थे। उन्होंने खुद को छुपाने के लिए बस स्पेल फॉर्मेशन का सहारा लिया था। इन तीनों में से 2 अर्ली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्तर के थे और एक मिड फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर था। लगता था ये तीनों नए डिसाइपल्स को संभालने के लिए वहां खड़े थे। हान ली चुपचाप सबसे किनारे जाकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल सेंस उन तीनों कल्टीवेटर्स को पूरी तरह घेरे हुए थी और वो आसानी से उनकी बातों को सुन पा रहा था। एक पीला चेहरा लिए नौजवान जो 30 के करीब था, उसने नाखुशी भरे लहजे में कहा, सीनियर मार्शल ब्रदर क्यू, भले ही अभी समय बचा है, लेकिन यहाँ जो फ्री कल्टीवेटर्स आए हैं उनमें कोई खास दम नहीं दिख रहा। ज्यादातर तो सिर्फ 7th लेयर 6 कंडेंसेशन के हैं। क्या उन्हें लगता है कि ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट हर किसी को ले लेता है? सीनियर मार्शल ब्रदर क्यू, जो कि एक सफेद कपड़े पहने हुए मिड फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर थे, करीब 40 साल के लगते थे और उनका चेहरा काफी सख्त था। उन्होंने शांत स्वर में जवाब दिया, हम कुछ कर भी नहीं सकते। 3 साल पहले सेक्टी ने एक बड़ी संख्या में डिसाइपल्स को भर्ती किया था क्योंकि उस समय वे योग्य थे, और सीनियर मार्शल अंकल जिन को जब ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ी तो 8th लेयर के 2 कल्टीवेटर्स को भी ले लिया गया। उसी बात ने बाहर वालों में ये गलतफहमी फैला दी कि यहाँ भर्ती होना आसान है, इसीलिए इतने सारे फ्री कल्टीवेटर्स अपनी किस्मत आजमाने आ गए हैं। फिर एक ताकतवर और आत्मविश्वासी युवा बोला, इस बार हम इतनी ढील नहीं देने वाले। पिछले कुछ डिसाइपल्स की स्पिरिचुअल रूट्स और कल्टीवेशन बहुत घटिया थीं। किसी एल्डर ने ये बात सेक्ट मास्टर तक पहुंचा दी है और हमें साफ हिदायत मिली है, अब सिर्फ योग्य डिसाइपल्स ही लिए जाएं। वो पीला सा नौजवान नीचे बैठी भीड़ की तरफ देखता है और कहता है, अगर बात सिर्फ क्वालिटी की है तो 10 लोग चुन लो और बाकी को चलता करो। सीनियर मार्शल ब्रदर क्यू ने उसे देखा और कहा, जूनियर मार्शल ब्रदर लियो, इन फ्री कल्टीवेटर्स को कम मत समझो, कभी कभी कोई अनजाना हीरा मिल जाता है। जूनियर मार्शल ब्रदर सनहुओ भी एक फ्री कल्टीवेटर ही था, लेकिन सिर्फ 5 साल में वो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंच गया। उसे उसकी मेहनत के बदले एक बढ़िया कल्टीवेशन टेक्निक और फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल दी गई। ये भी उसकी एप्टीट्यूड का हिस्सा है। इतना सुनते ही वो पीला युवक झेंप गया और हल्की सी खांसी के साथ बोला, आप सही कह रहे हैं सीनियर मार्शल ब्रदर, मेरी बात गलत थी। हान ली को उनके बाकी संवाद में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने अपनी स्पिरिचुअल सेंस वापस खींच ली और ध्यान में बैठ गया। फिलहाल उसने अपनी छी को इतने अच्छे से दबा रखा था कि बाकी कल्टीवेटर्स को वो सिर्फ 10th लेयर की कंडेंसेशन का लग रहा था। मतलब सेक्ट में दाखिला मिलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आधे दिन बाद और भी बहुत सारे कल्टीवेटर्स उस पत्थर की सीढ़ियों से ऊपर आ गए। जब सूरज ढलने लगा तो वहां करीब 100 ची कंडेंसेशन कल्टीवेटर्स बैठ चुके थे। ज्यादातर नौजवान थे, लेकिन एक अधेड़ उम्र का आदमी भी था जिसकी कल्टीवेशन काफी गहरी लग रही थी। उसी वक्त वो छोटा सा पेविलियन एकदम से लाल रोशनी से चमक उठा और असली रूप में तब्दील हो गया। 100 मीटर ऊंचा टावर और उसके ऊपर खड़े थे वही 3 शख्स। सीनियर मार्शल ब्रदर क्यू ने गंभीरता से पूरी भीड़ को देखा और शांत स्वर में बोला, हम आप सभी फ्री कल्टीवेटर्स का ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट में स्वागत करते हैं। मैं और मेरे ये मार्शल ब्रदर्स आप सबका मूल्यांकन करेंगे। कृपया ध्यान से मेरी अगली बात सुनिएगा, कोई भी बात मिस मत कीजिएगा। तो इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है। अगर आप अगला पार्ट जल्दी चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, और अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जितना ज़्यादा प्यार मिलेगा मैं उतनी ही जल्दी अगला पार्ट लेकर आऊँगा।